वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोल्सैंका द्वारा लिखी गई पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन का डिटेल एनालिसिस एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम लोग अपनी पोएम की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें कि वोल्सैंका कैसे थे, उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। वोल्सैंका वाज बोर्न ऑन 13 जुलाई 1934 एट एबुकेटा नियर इबादन इन वेस्ट नाइजीरिया। तो वो बेसिकली एक अफ्रीकन बीस से लेखक माने जा सकते हैं। उनका जन्म 13 जुलाई 1934 को एबुकेटा अबादन के पास वेस्टर्न नाइजीरिया में हुआ। आफ्टर preparatory university studies in 1954 at Government College in Ibadan, he continued at the University of Leeds. अर्ली स्टडी गवर्नमेंट कॉलेज इबादन से करने के बाद उन्होंने बाकी की स्टडी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से कंटिन्यू की, जहाँ पे बाद में 1973 में 1973 ही टुक हिज डॉक्टरेट डिग्री, जहाँ पे उन्होंने 1973 में अपनी डॉक्टरेट डिग्री को भी प्राप्त किया। ड्यूरिंग द 6 years spent in England, he was a dramatist at Royal Theatre in London 1958 to 59। 6 सालों में जो उन्होंने इंग्लैंड में बिताए, उस समय के दौरान उन्होंने इंग्लैंड में रॉयल कोर्ट थिएटर के अंदर एक ड्रामाटिस्ट के तौर पे अपनी भूमिका निभाई। इन 1960 ही वाज अवार्डेड ए रॉकफेलर बर्सरी एंड रिटर्न टू द नाइजीरिया टू स्टडी अफ्रीकन ड्रामा। 1960 में उनको रॉकफेलर बर्सरी अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके बाद वो दोबारा नाइजीरिया अफ्रीकन ड्रामा को स्टडी करने के लिए वापस आ गए। एट द सेम टाइम he taught drama and literature at various universities in Ibadan and life where since he has been professor of comparative literature। उसके साथ साथ उन्होंने उस समय के दौरान लेगोस में अलग अलग जगहों के ऊपर ड्रामा और लिटरेचर की स्टडी भी करवाई और फिर उन्होंने 1975 में लेगोस में कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोफेसर के तौर पे भी भूमिका निभाई। इन 1960 फाउंडेड द थिएटर ग्रुप। 1960 में उन्होंने थिएटर ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम द 1960 मास्क रखा गया और 1964 में उन्होंने द ओरिजिन थिएटर कंपनी का निर्माण किया, इन विच ही हैज़ प्रोड्यूस्ड हिज ओन प्लेज एंड टेकन पार्ट एज एक्टर, जिसमें उन्होंने अपने खुद के लिखे हुए प्लेज लिखे और उनमें पार्टिसिपेट भी किया। ही हैज़ पीरियडिकली बीन विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, शेफील्ड एंड येल। वो इसके साथ साथ उन्होंने लगातार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज, शेफील्ड, येल में पीरियडिकल प्रोफेसर के तौर पे भूमिका भी निभाई। ये थी हमारी बेसिकली वोल्सैंका के बारे में एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इस पोएम की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या। लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, दैट इज वोल्सैंका's टेलीफोन कन्वर्सेशन। इससे पहले पोएम को हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा सा बेस इस पोएम का जान लें। तो बेसिकली पोएम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, यानी कि फ़ोन के ऊपर की गई बातचीत, जिसके कि दो करैक्टर हैं। एक है टेनेंट जो कि ब्लैक है और दूसरा है लैंडलेडी जो कि एक वाइट है। ब्लैक टेनेंट जो है वो ऑप्रेस्ड, दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। स्पेशली पोएम के अंदर वो ब्लैक साउथ अफ्रो अफ्रीकन्स का प्रतिनिधित्व करता है और जो लैंडलेडी है वो वाइट गोरे समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि भेदभाव से ग्रस्त है, जो कि उस समाज का पश्चिमी समाज के उस चेहरे का उजागर करती है हमारे सामने, जो कि ब्लैक लोगों से नफ़रत करता है, भेदभाव करता है। और उनके हालात ऐसे हैं ब्लैक लोगों के, जैसे कभी हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के राज के दौरान होते थे। हम लोगों को ट्रेन्स में, रोड्स या होटल्स में, मोटल्स में या पार्क्स में रिजर्वेशन नहीं दी जाती थी। हम इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे बैनर्स जगह जगह पे दिखाए जाते थे। उसी प्रकार के भेदभाव से जो ब्लैक लोगों को फेस करना पड़ रहा है और जो वाइट लोग हैं इस प्रकार का बर्ताव उन लोगों के साथ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका रंग जो है काला है। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पोइम है हमारी, वो रंग के आधार के ऊपर भेदभाव को व्यक्त करती है। और उसके साथ साथ हम लोग इस पोइम को दूसरे
समाज में फैले हुए भेदभावों को स्टडी करने के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि रंग के आधार के ऊपर भेदभाव है, वही कास्ट के, जेंडर के, रिलीजन के, क्योंकि वहाँ पर भी ऑप्रेस्ड लोगों की, दबे कुचले लोगों का ऐसा ही कुछ हाल होता है जैसा कि इस पोइम में ब्लैक टेनेंट का है। और वहाँ पे भी जो लोग दूसरों को दबाते हैं, ऑप्रेसर्स हैं, दूसरों को दबाने वाले लोगों का बर्ताव कुछ ऐसा ही है जैसा कि वाइट लैंडलेडी का है। तो बेसिकली पोइम क्या है? बेसिकली पोइम का क्रक्स ये है कि जो टेनेंट है वो एक निग्रो है, ब्लैक है, और उसे किराए पे रहने के लिए एक घर की ज़रूरत है। और उसकी मकान मालकिन, जिससे कि उसके घर को किराए पे लेने की बातचीत चल रही है, वो एक वाइट है। वो उस पश्चिमी समाज का प्रतिनिधित्व करती है जो पश्चिमी समाज निग्रो लोगों से बहुत नफरत करता है। कैसी नफरत है? उन लोगों को बराबर एजुकेशन का मौका नहीं है, उन लोगों को हाई एजुकेशन का मौका नहीं है, जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनकी सेपरेट कॉलोनीज़ बना दी गई हैं, उनके साथ बातचीत करना सही नहीं माना जाता। यहाँ तक उनकी ऐसी सोच है कि वो लोग ये मानते हैं कि पश्चिमी समाज में जितने भी क्राइम या जुर्म होते हैं, उन जुर्मों के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो केवल और केवल ब्लैक लोग या निग्रोज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना बुरा बर्ताव किया जाता है ब्लैक लोगों के साथ वाइट लोगों के द्वारा। और जो लैंडलेडी है उसी वाइट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो कि अंदर तक इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडाइस से भरी हुई है, और उसकी इतनी ज़्यादा वो घृणा से भरी हुई है कि वो नहीं चाहती कि उसका जो मकान है वो किसी निग्रो को किराए के ऊपर दे। इसीलिए पहले तो सब कुछ उनके बीच में तय हो जाता है कि किस तरीके से कब वो आएगा, कितना किराया लेना है। बट जैसे ही, क्योंकि टेनेंट को अपने हालातों का जायज़ा था कि किस तरीके के हालात पश्चिमी देशों में हैं। अक्सर कैसे हालात थे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत बुरे हालात थे, उन लोगों को बराबर हक नहीं दिए जाते थे। ऐसे हालात थे कि कई बार तो ऐसा होता था, पास में कहीं पे किसी प्रकार का जुर्म हुआ है, क्राइम हुआ है, तो बिना किसी सबूत के निग्रो लोगों को उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता था। तो वो उसे अपने हालातों का अच्छे तरीके से जायज़ा था, इसीलिए वो अपनी असलियत को मकान मालकिन को बता देता है ताकि उसे वहाँ जाके बाद में ना का सामना ना करना पड़े। बट यहीं पे हम लोगों को, जहाँ पे टेनेंट का ट्रुथफुलनेस, उसकी अच्छाई का पहलू आगे लेके आया जाता है पोइट के द्वारा, वहीं पे लैंडलेडी की नेगेटिव साइड हमारे सामने पेश की जाती है। जहाँ पे कुछ समय पहले वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, इस सच के सामने आते ही उसका बात करने का लहजा बदल जाता है, वो इंसल्टिंग वे में बात करती है और वो ये चाहती है कि वो इतनी बेइज्जती करे उसकी कि वो खुद ब खुद वहाँ आने से इनकार कर दे। तो बहुत ही दयनीय, मीज़रेबल कंडीशन थी ब्लैक लोगों की एक समय पे पश्चिमी समाज के अंदर, और उस चीज़ के अगेंस्ट ये चाह के भी विद्रोह नहीं कर सकते थे। तो दो चीज़ें यहाँ पे पोइट साइड बाय साइड लेके चलता है, जहाँ पे वो लैंडलेडी का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भरा होना हमारे सामने उजागर करता है, वहीं पे वो उस टेनेंट का कंट्रोल्ड एंगर और पेशेंस को हमारे सामने उजागर करता है। तो ये थी हमारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे पोइट ने ना केवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को व्यक्त किया है, बल्कि वो ये चाहता है कि समाज में फैली हुए हर प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन का एंड हो और ऐसे हालातों का सामना उनको दोबारा ना करना पड़े। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल The price seemed reasonable, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. Nothing remained but self-confession. Madam, I warned. I hate a wasted journey. I am African. तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ओपनिंग स्टैंजा में वो क्या कहता है, ओपनिंग स्टैंजा में वो कहता है कि उन दोनों के बीच में ये एक टेलीफोन के ऊपर बातचीत चल रही थी, सब कुछ तय हो चुका था,
पैसा कितना है, कब वो शिफ्ट करेगा, जगह जो थी वो कहाँ पर है, कैसी लोकेशन है उस घर की। और मकान मालकिन ने भी ये बता दिया था कि वो उस घर में नहीं रहती। इसका मतलब ये था कि जो टेनेंट था फुल्ली तरीके से अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर सकता था, उसे किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं थी मकान मालकिन की, क्योंकि वो किसी दूसरी जगह पे रहती थी। बट तभी सब कुछ तय हो चुका था, बड़े अच्छे तरीके से दोनों के बीच में बात चल रही थी। बट तभी क्या होता है, तभी वो टेनेंट जो है वो सेल्फ कन्फेशन, वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है और अपनी मकान मालकिन को बताता है। क्यों बताता है, क्या बताता है और क्यों बताता है? वो अपनी मकान मालकिन को बताता है कि उसे फिजूल में यात्रा करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसको एक सच बता रहा है कि वो एक नीग्रो है। ठीक है, तो सच ये बताया कि वो एक निग्रो है। और ये सच क्यों बताया? क्योंकि उस समय का पश्चिमी समाज जो था वो रंग के आधार के ऊपर भेदभाव से ग्रस्त था। वहाँ पे ज़्यादातर लोग इस भेदभाव के शिकार थे और वो निग्रो लोगों से बहुत नफरत करते थे। घर किराए पे देना तो दूर, ये मान लीजिए कि वो उनसे बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कभी हमारे भारतवर्ष में जात पात के नाम पे किया जाता था। जब किसी छोटी निम्न वर्ग के जात के लोगों को मंदिरों में, अपने घरों में एंटर करने नहीं दिया जाता था। ये कह दिया जाता था कि इनके एंटर करने से हमारा घर अपवित्र हो जाता है, इनसे बात करने से, इनका हमारे कुएं से पानी लेने से हमारा पानी, हमारा घर, हम लोग अपवित्र हो जाते हैं। बिल्कुल कुछ उसी प्रकार की सोच जो थी उस समय वाइट अमेरिकन सोसाइटी की या वाइट वेस्टर्न सोसाइटी की थी ब्लैक लोगों के प्रति। इसीलिए उसे पता था कि कहीं ऐसा ना हो जब मकान मालकिन के साथ इसका आमना सामना हो और वो उसे तब जब वो वहाँ पे पहुँचे तो मकान मालकिन उसे अपना घर किराए पे देने से इनकार कर दे। इसीलिए वो उसे सच्चाई बताता है। वो कहता है मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं ये सच बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक निग्रो हूँ। द टेलीफोन कन्वर्सेशन पोइम हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्स एंका, वन ऑफ द फेमस पोइट इन इंग्लिश। तो ये पोइम वॉल्स एंका के द्वारा लिखी गई है। दिस पोइम इज़ बेसिकली अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म विच इज़ क्वाइट प्रेवलेंट इन द वेस्ट। ये पोइम बेसिकली रंग के आधार, नस्लवादी भेदभाव के ऊपर आधारित है, जो कि एक समय पश्चिमी समाज में बहुत फैला हुआ था। द पोइम स्टार्ट्स विद द टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन वाइट लैंडलेडी एंड द ब्लैक टेनेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पोइम की शुरुआत होती है फ़ोन के ऊपर हो रही बातचीत के द्वारा। और वो बातचीत किन लोगों के बीच में हो रही है? मकान का होने वाला किराएदार जो कि एक ब्लैक था और मकान मालकिन जो कि एक वाइट थी। उन दोनों के बीच में टेलीफोन कन्वर्सेशन होने के साथ ही इस पोइम की शुरुआत होती है। एवरीथिंग सीन्स टू बी फिक्स बिटवीन देम, प्राइस इज रीजनेबल, मोर ओवर लैंडलेडी लिव्स ऑफ द प्रेमिसेस। उन दोनों के बीच में सब कुछ फिक्स हो चुका था। किराएदार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी कि किराया कितना, वो उस चीज़ से संतुष्ट था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मकान मालकिन उस घर में नहीं, वो किसी और जगह पे रहती थी। सो द टेनेंट वुड हैव हिज ओन प्राइवेसी। इसका मतलब ये था कि जब मकान मालकिन वहाँ पे नहीं रहती है तो वो अपनी प्राइवेसी को फुल्ली तरीके से एंजॉय कर सकता था। बट प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन द टेनेंट एडमिट्स दैट ही इज़ अ ब्लैक। बट प्रॉब्लम की शुरुआत कब होती है? सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, बट जब किराएदार अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक नीग्रो है, ब्लैक है, तभी कहानी में एक अजीब प्रकार का मोड़ आ जाता है। तभी कहानी में असली प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाती है। और उसी समय मकान मालकिन का असली चेहरा, और या फिर ये कह लीजिए पश्चिमी समाज का, ठीक है, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रही है, पश्चिमी वाइट समाज का असली चेहरा हमारे सामने उजागर हो जाता है। और वो कौन सा चेहरा है? He knows that there is severe discrimination done on the blacks on the basis of color, so he thinks that if his landlady might see him, she may refuse to allow him to live there. तो वो जानता था कि मकान मालकिन वहाँ पे नहीं रहती, इसके बावजूद भी वो अपनी सच्चाई क्यों बताता है? क्योंकि उसे पता था वो उस समाज में उस समय रह रहा था जो कि नस्लवादी, रंगवादी भेदभाव से ग्रस्त थी। और उसे पता था कि कहीं पे उसकी मकान मालकिन ने उसको देख लिया तो वाकई में वो उसे अपना घर किराए पे नहीं देगी, क्योंकि उसे पूरा श्योर था कि पश्चिमी समाज के बाकी गोरे लोगों के जैसे उसकी मकान मालकिन का भी बिल्कुल वैसा ही रवैया होगा काले लोगों के प्रति। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि बाद में
वो जब वहाँ पे पहुँचे और उसकी मकान मालकिन उसको देखने के बाद इनकार करे, वो नहीं चाहता था कि वो अपनी जर्नी फिजूल में वहाँ पे जाके अपना टाइम वेस्ट करे, इसीलिए वो अपनी असलियत को खुद ब खुद अपनी मकान मालकिन के सामने रख देता है। यानी कि वो चाहता तो अपनी सच्चाई छुपा सकता था, बट उसके करैक्टर की एक ग्रेटनेस थी कि वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है और अपने ब्लैक होने का स्वीकार करके अपनी मकान मालकिन के सामने मान लेता है। सो he does not want to waste his time in going there, so in order to confirm everything he tells her the truth that he is black। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करे वहाँ पे जाकर, इसीलिए सब कुछ कंफर्म करने के लिए वो अपनी असलियत बताता है। वो ये जानता था कि अगर उसकी मकान मालकिन इस भेदभाव से ग्रस्त नहीं होगी तो वो सच्चाई जान के भी उसे वहाँ पे रहने दे देगी, और वहीं पे अगर उसकी मकान मालकिन इस भेदभाव से ग्रस्त होगी तो बिना सच्चाई जाने भी जब उनका आमना सामना होगा वहाँ जाके, तो भी वो उसको उस घर से निकाल देगी। इसीलिए वो ऐसे हालातों को अवॉइड करने के लिए अपनी सच्चाई को अपनी मकान मालकिन के सामने स्वीकार करता है। कमिंग ऑन टू द स्टेंजा नंबर 2, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड बीटिंग। तो जब वो सच्चाई बताता है तो कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए मकान मालकिन बिल्कुल खामोश हो जाती है, और उसकी ये खामोशी उसके हाई प्रोफाइल वाइट सोसाइटी का होने का सिंबल माना जा सकता है कि वो उस समाज को बिलोंग करती है कि जिस समाज के लोग काले लोगों को घर किराए पे देना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए जब उसे पता चलता है कि जिससे वो अब तक बात कर रही थी वो एक निग्रो है, तो कुछ क्षणों के लिए उसे अपने ऊपर अफसोस होता है कि वो अब तक एक काले के साथ, एक निग्रो के साथ बात कर रही थी। आफ्टर दिस रेवोल्यूशन बाय द टेनेंट देयर कम्स अ सडन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द लैंडलेडी। इस सच्चाई के बाहर आने के बाद एकदम से उस मकान मालकिन का जो रवैया था वो बदल जाता है। जहाँ पे वो पहले रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रही थी, अब वो इंसल्टिंग और भेदभाव या नफ़रत के लहजे में उससे बात करना शुरू कर देती है। दिस टाइप ऑफ बिहेव इज़ सिम्बॉलिक ऑफ हर हाई एंड सोफिस्टिकेटेड ब्रिंगिंग। और इस प्रकार का बर्ताव उसके हाई प्रोफाइल वाइट समाज का होने का प्रतीक माना जा सकता है कि वो उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि काले लोगों को बराबर हक नहीं देते, जो काले लोगों से बहुत नफरत और भेदभाव करते हैं। एंड व्हेन फाइनली शी ओपन्स हर माउथ, हर रियल फेस एंड एरोगेंट नेचर कम्स फॉर्थ। और जब अंत में अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोलना शुरू करती है तो हमारे सामने उसका असली चेहरा और उसका असली नेचर, जो कि बहुत एरोगेंट, बहुत ही इंसल्टिंग है ब्लैक लोगों के लिए, हमारे सामने आता है। अब तक जो उसका चेहरा था वो ये था कि बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट है, बट जैसे ही उसे उसका ब्लैक होने की सच्चाई पता चलती है तो वो अच्छापन जो कि उसका दिखावा था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है, उसका असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स फॉर्थ द वाइड सेपरेट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द वेस्ट। और इसके साथ साथ पश्चिम समाज में फैले हुए, विशाल रूप में फैले हुए रंग के आधार के ऊपर भेदभाव को भी हमारे सामने पेश किया जाता है उसके करेक्टर के द्वारा। एज सून एज शी ओपन्स हर माउथ शी स्टार्ट इंसल्टिंग हिम एंड टारगेटिंग हिज डार्क स्किन कलर। जब भी वो अपना मुंह खोलती है इस पल के बाद, वो कोशिश करती है कि वो अपने शब्दों के ज़रिए उसके काले रंग का मजाक उड़ाए, उसकी बेइज्जती करे। एट दिस मोमेंट टेनेंट फील एज इफ ही हैज़ डन सम क्राइम बाय बीइंग ब्लैक। और जब वो इस चेंज्ड नेचर को अपनी मकान मालकिन के अंदर महसूस करता है तो उस ब्लैक टेनेंट को ऐसा महसूस होता है कि मेरे रंग को आधार मानकर मेरी इतनी बेइज्जती की जा रही है, शायद मैंने सच में कोई गुनाह कर दिया है काला होने के बावजूद। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि पश्चिमी समाज एक समय पे इन लोगों की क्वालिटीज़ के आधार पे इनको नहीं चुनता था, इन लोगों के रंग के आधार पे इनको चुना जाता था। यानी कि जब ये जॉब्स के इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते होंगे तो इनके ब्लैक रंग को देख के इनको जॉब्स नहीं दी जाती थी। इनफैक्ट ये नहीं देखा जाता था इनके अंदर टैलेंट या क्वालिटी है या नहीं, इनके रंग के आधार पे इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाता था। Coming on to the stanza number 3, voice when it came, lipstick coated, long gold rolled,
cigarette holder pipe. Caught I was folly. How dark I had not misheard. Are you light or very dark? Button B, button A. Stench of rancid breath of public hide and speak. Red booth, red pillar box, red double-tired omnibus. Squelching tar, it was real. Shamed by ill-mannered silence, surrender. Pushed dumbfounded to beg specification. फिर वो कहता है कि फाइनली जब उसके वेल ब्रेड होठों से, हाई प्रोफाइल होठों से आवाज़ निकलना शुरू हुई तो मुझे कुछ पलों के लिए लगा शायद मुझे सुनने में, तो उसे लगा कि मुझे सुनने में शायद कोई गलती लगी है, क्योंकि जब उसने मुंह खोला तो उसने पहली चीज़ जो बोली वो ये थी कि वो ये जानना चाहती है कि उसका रंग कितना काला है, थोड़ा काला है या कम काला, ज़्यादा काला है। वो कहता है कि उसके लिए ये प्रश्न जो बोलना है वो तो बहुत आसान था। वो कहता है कि उसके लिए ये प्रश्न बोलना, मकान मालकिन के लिए ये प्रश्न बोलना बड़ा आसान था, बट उसके लिए उस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल था। उस मकान मालकिन के लिए तो ये बहुत आसान था, बिल्कुल उस तरीके से जैसे टेलीफोन के ऊपर हम लोगों ने कोई बटन प्रेस करना हो, बट उसके लिए अपने रंग को इस तरीके से क्लियर करना, सिंप्लीफाई करना उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी और बेइज्जती से भरा हुआ था। कुछ पलों के लिए तो उसे लगा कि शायद उसे सुनने में कोई गलती हुई है, बट जब उसकी मकान मालकिन ने बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मकान मालकिन को कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि अब उसके सामने उसकी मकान मालकिन का असली चेहरा है जो कि वाइट लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके बाद जो रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड ओमनीबस, स्क्वेल्चिंग टार, ये सारे के सारे सिंबल्स, मेटाफर्स उसने अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। वो कहता है कि उसे गुस्सा आ रहा था, बट उसके हालात इतने लाचार, मजबूर थे कि वो उस गुस्से को व्यक्त भी नहीं कर सकता था। क्योंकि इस वक्त उसको एक घर की ज़रूरत है, और अगर वो गुस्सा व्यक्त करता है तो जो कुछ चांसेस हैं, 100 में से 1-2% जो चांस है कि शायद उसे घर किराए पे मिल जाए, वो चांस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो वर्गों का किस तरीके का रवैया है, जहाँ पे हम लोगों को वाइट लोगों का क्रशिंग नेचर, बेइज्जती से भरा नेचर जो है वो सामने, ठीक है, एरोगेंट नेचर हमारे सामने पेश किया जा रहा है। वहीं पे हम लोगों के सामने ब्लैक लोगों का तरसयोग, दयनीय और मजबूर हालातों का भी जो सही चेहरा हमारे सामने राइटर के द्वारा पेश किया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है किस तरीके से उनको अपनी बेइज्जती को सहना पड़ता था, एंगर को कंट्रोल करना पड़ता था। फर्दर बिहेव ऑफ लैंडलेडी brings the hatred and discrimination which the black receives at the hand of the whites। तो इन पंक्तियों में हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से लैंडलेडी उस गोरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो गोरा समाज ब्लैक लोगों से नफरत और भेदभाव करता है, और जिस प्रकार का भेदभाव लैंडलेडी कर रही है उसी प्रकार का भेदभाव गोरा समाज जो है वो ब्लैक लोगों के साथ एक समय पश्चिमी देशों में करता था, अब भी करता है, बट अब काफ़ी हद तक इस चीज़ को ख़त्म करने में वेस्टर्न सोसाइटी कामयाब हो चुकी है। एट फर्स्ट शी इन अ वेरी क्रशिंग मैनर आस्क हिम अबाउट द कलर ऑफ स्किन। सबसे पहले वो बहुत ही बेइज्जती भरे शब्दों में उससे उसके रंग के बारे में पूछती है कि उसका रंग कितना काला है। फॉर ए मोमेंट इट अपीयर टू द टेनेंट दैट एज इफ़ ही हैज़ मिसहर्ड समथिंग। कुछ पलों के लिए तो टेनेंट को लगता है कि उसे शायद सुनने में कोई फ़र्क लगा है, क्योंकि वो मकान मालकिन जो कि कुछ समय पहले इसे बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रही थी, इसके सच्चाई बताने के बाद, इसके सेल्फ कन्फेशन की वो एक निगरों के बाद एकदम से ऐसे कैसे रंग बदल सकती है। बट व्हेन शी रिपीट्स द सेम क्वेश्चन अगेन द टेनेंट फील्स अटरली हेल्पलेस एंड इंसल्टेड। पर जब मकान मालकिन दोबारा से इसी क्वेश्चन को रिपीट करती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसे सुनने में गलती नहीं लगी थी, बल्कि उसकी होने वाली मकान मालकिन का असली चेहरा तो अब उसके सामने आया है, वो गोरे समाज का असली चेहरा तो अब उसके सामने आया है, और उस समय उसे अपने आप को बहुत मजबूर और बेइज्जती से भरा हुआ महसूस होता है। फॉर हर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल जस्ट लाइक प्रेसिंग द बटन ऑफ अ टेलीफोन, बट फॉर हिम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर इट। उसके लिए तो वो प्रश्न पूछना बड़ा आसान था, बिल्कुल जैसे टेलीफोन का कोई बटन प्रेस करना होता है, बट
ब्लैक किराएदार के लिए इसका आंसर देना बहुत मुमकिन था। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये केवल उसके रंग के आधार के ऊपर नहीं था, ये उसकी क्वालिटी या उसकी कमी के ऊपर नहीं था, बल्कि ये उसके आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर एक आघात था, एक चोट था। यानी कि जब उससे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटती हुई महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है कि लैंड लेडी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तार तार कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितने लाचार हालत में पश्चिमी समाज में कभी ब्लैक लोगों को रहना पड़ रहा था। बट फॉर हिम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इट। ही स्टार्ट्स thinking about the red color of telephone booth, pillars and omnibus to express his anger। फिर वो इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है ताकि वो अपने गुस्से के बारे में हम लोगों को बता सके। तो यहाँ पे जो सिंबल इनको एज ए सिंबल यूज़ किया उसने अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया है। और वो गुस्सा कैसा है? कंट्रोल्ड एंगर है, जिसे कि वो अपने अंदर पी के रह गया। वो उस गुस्से को व्यक्त नहीं कर पाया। उसे गुस्सा तो बहुत आया मकान मालकिन पर वो उस गुस्से को मकान मालकिन के सामने जाहिर नहीं कर पाया। बट इवन देन ही रिमेन्ड साइलेंट। बट इतने बेइज्जती के बाद भी वो खामोश था, क्योंकि उसे पता था वो उस समाज में रह रहा है जहाँ पे ऐसे भेदभावों का अक्सर उन लोगों को शिकार होना पड़ता है। और इस समय उसे ज़रूरत थी उस किराए के घर की, इसीलिए वो इन मजबूर हालातों में भी खामोश और शांति को या अपने गुस्से को दबा के बैठा हुआ था। फाइनली बीइंग अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम हर। शी रिपीट्स द सेम क्वेश्चन। और जब अंत में वो उस प्रश्न को उत्तर देने में असमर्थ महसूस करता है तो एक बार फिर से वो अपनी मकान मालकिन को कहता है कि वो क्लियर करे वो क्या पूछना चाहती है। Considerate she was wearing the emphasis, are you dark or very light? Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light impersonality. Rapidly wavelength adjusted. I chose West African sepia, and as afterthought, down in my password। वो कह रहा कि वो बड़े ज़ोर से, बड़े इंसल्टिंग तरीके से इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर दे के मेरी बेइज्जती कर रही थी कि मेरा रंग कितना काला है। मैंने फिर से उसे क्लैरिफिकेशन मांगी कि वो क्या जानना चाहती है। तो उसने मेरे से पूछा कि मेरा रंग प्लेन चॉकलेट के जैसा है या डार्क चॉकलेट के जैसा है, मिल्क चॉकलेट के जैसा है। अब प्लेन और मिल्क चॉकलेट कैसी है? मिल्क चॉकलेट वो होती है जो जिसके अंदर कॉफ़ी कलर के साथ साथ बीच बीच में वाइट स्पॉट्स होते हैं, और जो प्लेन चॉकलेट है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की होती है। यानी कि वो यहाँ पे इन शब्दों के ज़रिए उसके कालेपन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो कहता कि उसके बोलने का लहजा ऐसा था कि उसके बोलने के तरीके से मेरा व्यक्तित्व, मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तार तार होता चला जा रहा था। वो कह रहा है कि फिर मैंने धीरे से हिम्मत करके अपनी हिम्मत को जुटाया और बोला कि मेरा रंग वेस्ट अफ्रीकन सीपिया है, वेस्ट अफ्रीका में रहने वाले लोगों के जैसा रंग है, और मेरे पासपोर्ट में भी यही रंग लिखा गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो इतना लाचार था कि वो खुद अपनी इंसल्ट करना स्टार्ट कर रहा है। नॉट टैलेंट ट्राइज टू एक्सप्लेन हिज स्किन कलर। अब वो किराएदार अपने स्किन के कलर को खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है अपनी मकान मालकिन को। ही आस्क्ड वेदर शी इज़ आस्किंग अबाउट द कलर ऑफ स्किन इज़ लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। वो उससे पूछता है कि क्या वो ये जानना चाहती है कि उसका रंग प्लेन चॉकलेट के जैसा है या मिल्क चॉकलेट के जैसा है, यानी कि डार्क ब्लैक है या लाइट ब्लैक है। बट द लैंड लेडी कीप्स ऑन स्पीकिंग इन एन इंसल्टिंग मैनर एंड वॉन्ट्स टू नो द कलर ऑफ स्किन। पर वो लैंड लेडी इस चीज़ के बावजूद भी बेइज्जती भरे लहजे में से बात करती रहती है और बार बार उससे यही पूछती रहती है कि उसका रंग कितना काला है। नाउ ही रिप्लाइज दैट हिज कलर इज़ वेस्ट अफ्रीकन सीपिया एज मेंशन्ड इन हिज पासपोर्ट। फिर वो अंत में रिप्लाई देता है कि उसका रंग वेस्ट अफ्रीकन सीपिया है जैसे कि उसके पासपोर्ट में लिखा गया है। बट स्टिल लैंड लेडी इंसिस्ट ऑन एक्सप्लेनिंग टू हर द कलर ऑफ द स्किन। She is deliberately insulting him so that he may himself refuse to live there. But जब वो देखती है कि वो इतनी खुद की बेइज्जती कर रहा है, इसके बावजूद भी मकान मालकिन जो है
वो उसी क्वेश्चन को रिपीट करना नहीं छोड़ती है, वो उसकी बेइज्जती करना नहीं छोड़ती है। और वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथी गोरा समाज उसका मजाक उड़ाए कि उसने अपना घर जो है वो एक निग्रो को किराए के ऊपर दे दिया है, और अब वो इनकार कर नहीं सकती डायरेक्ट, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका था। इसीलिए वो उसकी बेइज्जती कर रही थी कि वो खुद इनकार कर दे उसके घर में रहने से। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोप की बारीकी से निरीक्षण करना। फ्लाइट ऑफ फैंसी till truthfulness changed her accent hard on the mouth face. What's that? Conceding, don't know what that is. Like brunette, that's dark, isn't it? Not altogether. Facially, I am brunette, madam, but you should see the rest of me. Palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. My bottom raven black. One moment, madam, sensing her receiver rearing on the thunderclap about my ears. Madam, I pleader, wouldn't you rather see for yourself? तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी पोइट ने ब्लैक लोगों के मजबूर और दयनीय हालातों का हालातों का जो जायज़ा हमारे सामने रखा है। और वो कैसा जायज़ा है? वो ऐसा जायज़ा है कि जो ब्लैक लोग हैं उनका हालात ऐसे हो चुके हैं कि उन लोगों को अपने रंग को डिस्क्राइब करने के लिए खुद की बेइज्जती खुद करवानी पड़ रही है। कैसे बेइज्जती करवानी पड़ रही है? तो वो कह रहा है कि साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक। फिर वो कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाती है, और वो साइलेंस, वो खामोशी इसलिए नहीं कि वो संतुष्ट है, वो इसलिए साइलेंट है क्योंकि वो बारीकी से उसके रंग के बारे में जानना चाहती थी। मेरे सच बोलने के बाद, वो कहता है, मेरी ट्रूथफुलनेस के बाद मेरे सामने मेरी मकान मालकिन का असली चेहरा सामने आ गया। उसका बोलने का लहजा एकदम से बदल चुका था, उसका शब्दावली एकदम से बदल चुकी थी, उसका हर शब्द मुझे कटाक्ष एक बाण की तरीके से लगता था जो मेरे आत्मसम्मान को तार तार करता चला जा रहा था। और जब अंत में मुझे लगा कि अब मैं अपने गुस्से को या अपनी पेशेंस को, धैर्य को और थाम के नहीं रख सकता, तो अंत में मैंने खुद अपने बॉडी पार्ट्स के रंगों को अपनी मकान मालकिन के सामने बताना शुरू किया। और वो कहता है कि फेशियली, वो कहता है कि चेहरे से मेरा रंग जो है उस घने काले बालों वाली लड़की के जैसा। घने काले बाल यानी कि उस लड़की की बात की जा रही है जिसके बाल बहुत ज़्यादा काले होते हैं। वो कह रहा है कि मेरे चेहरे का रंग उस लड़की के बालों का जैसा है जिस लड़की के बाल घने काले हैं, और मेरे हाथों का रंग जो है, हाथों और पैरों की तलियों का रंग पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है, यानी कि कच्चा पीला है, जैसे कि नॉर्मली ब्लैक लोगों के होते हैं। पीलापन उनके हाथों की हथेलियों और पैरों की तलियों में होता है। फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली। और वो कहता है कि उसकी बॉटम जो है वो भी रेवन ब्लैक है, वो भी डार्क ब्लैक कलर की है। वो कह रहा है कि इतना कुछ कहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी मकान मालकिन अब गुस्से से, क्योंकि उसे पता चलेगा कि वो तो बहुत काले रंग का है, तो उसे लगा कि अब शायद उसकी मकान मालकिन जो है गुस्से से दूसरी साइड पे फ़ोन का रिसीवर रख देगी। बट वो कहता है कि इतना कहने के, मेरी खुद की इतनी बेइज्जती करने के बाद भी मेरी मकान मालकिन को संतुष्टि नहीं आई, और उसने फिर से मेरे से वही प्रश्न पूछा कि मेरा रंग कितना काला है। तो अंत में फिर मैंने गुस्से में आके मकान मालकिन को कहा, जब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, कि क्यों ना वो मुझे खुद देख ले और फिर ये डिसाइड करे कि मेरा रंग कितना काला है। तो हम लोग देख सकते हैं स्टैंजा के अंदर, जो कि पोइम का कंक्लूडिंग स्टैंजा है, पोइट ने किस तरीके से ब्लैक लोगों के तरसयोग दयनीय हालातों का
व्याख्यान हमारे सामने किया है कि वो लोग इतने लाचार मजबूर हालातों में थे कि उन्हें खुद की बेइज्जती खुद करनी पड़ती थी और इसके बाद भी उनके साथ किसी प्रकार की संवेदना नहीं की जाती थी गोरे समाज के द्वारा। इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पोएम वी सीन द एक्सट्रीम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन faced by the blacks and how he finally loses his patience when the landlady keeps on asking the same question again and again। वो कह रहा है कि अंत में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पोइट ने इस पैराग्राफ में रंग के आधार के ऊपर भेदभाव की चरम सीमा हम लोगों को दिखाई है और किस तरीके से अंत में वो अपने धैर्य को खो देता है जिसे कि उसने थाम के रखा हुआ था। जब लैंडलेडी बार बार उससे वही क्वेश्चन रिपीट करती रहती है तो अंत में द टेनेंट स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग वन बाय वन द कलर ऑफ हिज डिफरेंट बॉडी पार्ट। फिर वो एक एक करके अपने शरीर के अलग अलग अंगों का रंग की व्याख्यान करना अपनी मकान मालकिन के सामने शुरू करता है। He tells her that the color of his face is like a brunette, that is like the dark black hairs of girl। वो कहता है कि मेरे चेहरे का रंग उस घने काले बालों वाली लड़की के बालों के जैसा है जिसके बाल घने काले रंग के हैं, यानी कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा काला है। The color of his hands and feet are peroxide blonde। वो कहता है कि उसके हाथों की हथेलियाँ और पैरों की तलियों का रंग कच्चा पीला है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिन लोगों की स्किन का कलर ब्लैक होता है उनके हाथों और पैरों की तलियों का रंग पीला होता है। तो वो कहता है कि मेरे हाथों और पैरों का रंग भी पीला है और मेरी बैक का जो रंग है, वो कहता है कि मेरे बैक का जो रंग है वो भी रेवन ब्लैक बहुत ज़्यादा काला है। He thinks that hearing this answer, this lady might put down the receiver of this telephone in anger। तो उसको लगा कि इस पोइट के द्वारा या उस टेनेंट के द्वारा खुद की इतनी बेइज्जती के बाद मकान मालकिन की जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी और वो गुस्से से अपने टेलीफोन का रिसीवर जो है वो रख देगी। बट इसके बावजूद भी क्या होता है, मकान मालकिन जो है So after such an insult, when still the landlady keeps on insulting him by asking same question again and again, but इसके बावजूद भी जब वो सेम क्वेश्चन रिपीट करती रहती है उसका रंग कितना काला है, he finally tells her to come and see herself and then decide about the color of his skin। तो अंत में वो उसे खुद कहता है कि वो खुद आके देख ले कि उसका रंग कैसा है और फिर वो कैसा है और उसका रंग कैसा है, वो खुद डिसाइड करे कि उसका रंग कितना काला है। तो इस स्टैंजा में हम लोग देख सकते हैं कि भेदभाव की चरम सीमा थी और उसके बर्दाश्त की भी चरम सीमा थी और अंत में वो अपनी पेशेंस को लूज़ करता है और फिर मकान मालकिन को कहता है कि वो खुद उसे देखे और फिर निर्णय कर ले कि उसका रंग कितना काला है। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट the poem is about racial discrimination but it can be related to other types of discrimination। no doubt इस पोइम को हम लोग नस्लवादी रंगवादी भेदभाव के एक नमूना मान सकते हैं, पर इसे दूसरे प्रकार के भेदभावों के साथ जोड़ के भी देखा जा सकता है जैसे जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रिच एंड पुअर एक्सेट्रा। पोइट कहता है क्योंकि इन सभी भेदभावों में भी हालात ऐसे हैं, सिर्फ जिस बेस के ऊपर जिस आधार के ऊपर भेदभाव किया जाता है वो बदल जाता है। अगर वहाँ पे रंग था यहाँ पे जात पात है, वहाँ पे रंग था तो यहाँ पे धर्म है। तो वो कहता है कि हालात वैसे ही हैं, सिर्फ जिन हालातों के कारण जो हैं वो अलग अलग हुए, बिकॉज सेम थिंग कैन हैपन इन अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और इन अलग अलग प्रकार के भेदभावों में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको इंडिया की एग्जांपल दी थी जब अंग्रेज़ों के अधीन थी, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था जैसे कि एक समय भारतवर्ष में भी हाई कास्ट लो कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव करती थी, या फिर आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन औरत और मर्द के साथ भेदभाव हमारे समाज में देखा जा सकता है, वहाँ पे भी ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है। इट ऑल्सो बिकम्स क्लियर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू रेस। और ये भी क्लियर हो जाता है कि भेदभाव केवल रंग के आधार पे नहीं है बल्कि
समाज में और भी कई प्रकार के भेदभाव फैले हुए हैं। एंड द पोइट वांट्स टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। और पोइट ये चाहता है कि ना केवल रंग के आधार का भेदभाव बल्कि समाज में फैला हुआ हर भेदभाव वो ख़त्म हो जाए और इंसान इंसान को इंसान समझना शुरू करे, ना कि कोई जात पात या कोई जेंडर के आधार पे किसी को निर्णय लिए चुना जाए। तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पोइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भरी हुई है और पोइट इस पोइम को आधार मान के समाज के और भेदभावों को भी उजागर करता है और चाहता है कि समाज में किसी प्रकार का भी भेदभाव ना हो। इस पोइम को पढ़ के हम लोगों की ओप्रेस्ड लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ या उन दबे कुचले लोगों के साथ संवेदना भी होती है और हम लोगों को एक लेसन भी मिलता है कि हम लोगों को कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो चीज़ उसको अंदर से तोड़ देती है, अंदर से, ठीक है, उसको तार तार कर देती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई नई वीडियोस की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द latest updates।